नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। 23 मार्च को शपथ लेने वाली पुष्कर सिंह धामी सरकार के 30 जून को 100 दिन पूरे हो जाएंगे। चंपावत चुनाव जीत चुके मुख्यमंत्री के लिए ये मौका खास होगा, क्योंकि ये जनता को अपनी बात बताने का मौका भी होगा और जनता का भरोसा बढ़ाने का भी। अपने 6 महीने के पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने सत्ता में बीजेपी की वापसी की चुनौती थी और अब चंपावत चुनाव जीत चुके मुख्यमंत्री के सामने पूरे 5 साल का कार्यकाल है। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन 30 जून को पूरे होंगे और यही वो मौका होगा जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सरकार की उपलब्धियां बता पाएंगे और वो स्कीम और प्लान भी बताएंगे जिस पर अगले 5 साल में उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि विभाग ने क्या किया और आगे क्या करेंगे ये 100 दिन में जनता को बताया जाएगा। 100 दिन के अंदर हर मंत्रियों को अपने अपने विभागों में कुछ ऐसे काम करने को कहा कि जिसको दिखाया जा सके कि हम 100 दिन में हमने क्या किया है। और भी कई योजनाएं, हर मंत्री अपने विभाग में इस लक्ष्य को लेकर काम कर रहा है और 100 दिन पूरा होने पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इन योजनाओं का जो है शुरुआत की जाएगी। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कुर्सी ऐसे वक्त पर मिली जब 2 मुख्यमंत्री बदले जा चुके थे, लेकिन 2022 में नई सरकार की कमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने हाथ में थामने में कामयाब रहे और शायद यही वजह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर फ्री गैस सिलेंडर का वादा पूरा करने में देर नहीं हुई। नहीं, देखिए, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। जो हमारे घोषणा पत्र की जो 2022 के चुनाव में पहले हमने घोषणा पत्र रिलीज़ किया, ऑलरेडी इन 3 महीनों में सरकार ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। चाहे 3 गैस के सिलेंडर फ्री करने की बात हुई थी, उसका जियो हो गया, बजट में उस जियो का प्रावधान कर दिया गया। उसके बाद हमने जो आपका यूनिवर्सल सिविल कोड हम लाना चाह रहे थे, उस पर हमने पैरवी करके हमने कमेटी बना दी। तो जो हमने वादे किए थे, हमने 2 परिवार में पेंशन की बात आई थी तो हमने 2 लोगों की पेंशन कर दी। 2022 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मोदी धामी सरकार के काम और नाम पर मिला और अगली बड़ी चुनौती 2024 का लोकसभा चुनाव है। ऐसे में 100 दिन के मौके पर जहां सरकार की उपलब्धियां जनता को बताने की तैयारी हो रही है, वहीं 100 दिन के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कहेंगे, इसका भी इंतजार सभी को रहेगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर देश भर में संगठन जनसभाओं के माध्यम से केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का अभियान छेड़े हुए है। उसी क्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिला मुख्यालय में जनसभा को संबोधित किया। और निश्चित रूप से इन 8 वर्षों में हमने प्रत्येक क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय काम किए हैं। उन कामों को लेकर अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक उनका लाभ मिले, ये भावना लेकर हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है। उत्तराखंड में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। देहरादून में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर योजना के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया, पुतले भी फूंके। सेना की तैयारी कर रहे युवाओं का कहना है कि इस योजना से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। सेना के लिए होने वाले एग्जाम को दोबारा करवाया जाए। कांग्रेस का कहना है कि वो प्रदर्शनकारियों के साथ है और उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। उत्तराखंड से एक मिसाल तय करनी चाहिए कि अगर केंद्र का कोई तुगलकी फरमान आएगा जो हमारे राज्य के खिलाफ है तो उसको खिलाफ भी बोलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि युवा सड़कों पर है और रोज आपको बड़ी घटनाएं पूरे देश में दिखाई दे रही हैं। तो मेरा यह मानना है कि हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। कल हमने सदन में भी किया, अब सड़क में भी युवाओं के साथ मिलकर करेंगे। हरिद्वार में आज अग्निपथ योजना के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने पैदल मार्च किया। इस पैदल मार्च में भाकियू के नेता राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता मौजूद रहे। पैदल मार्च के बाद अग्निपथ योजना के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें, हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन का किसान महाकुंभ चल रहा है।
पिथौरागढ़ में भी लगातार अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है। लगातार 2 दिन जिला मुख्यालय में प्रदर्शन हुआ तो पिथौरागढ़ के बेरीनाग में आज हजारों युवा सड़कों पर उतर गए और अग्निपथ योजना का पूरी तरह से विरोध किया। युवाओं का कहना है कि पहले तो पुराने फिजिकल मेडिकल पास युवाओं के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाए और पहले की ही तरह सेना की भर्ती आयोजित की जाए। युवाओं का कहना है कि 4 साल की नौकरी के बाद वो कहीं के नहीं रहेंगे। देश भर में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध के बीच उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया। हरिद्वार पहुंचे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि युवाओं को इस योजना के बारे में पढ़कर उसकी पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। प्रदेश सरकार अब सभा जिलों में जाकर युवाओं से संवाद कर इस योजना के बारे में बताएगी। हरिद्वार में एक कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री धन सिंह रावत ने युवाओं को अग्निपथ के फायदे भी गिनाए और कहा ये योजना युवाओं और देश की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। मैं कह सकता हूं कि ये भारत के रक्षा के लिए बहुत अच्छी है, युवाओं के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें जितनी वैकेंसी हैं वो वैकेंसी की कटौती नहीं की गई है। और अब हम प्रत्येक जिलों में जाके युवाओं को भी समझाने का काम करेंगे कि भाई ये जितना भी काम मोदी जी कर रहे हैं वो युवाओं के लिए कर रहे हैं। पौड़ी जिले की गंगवाड़ सयूं घाटी में 2.5 हेक्टेयर भूमि में 6 महीने में बनने वाली लवाली झील 3.25 साल बाद भी निर्माणाधीन ही है। वहीं अब पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने घोटाले की आशंका जताते हुए इसका निर्माण कार्य जांच होने तक रोकने के निर्देश दिए। विधायक ने डीएम और सिंचाई विभाग को सख्ती से मामले की जांच होने तक काम ना करने को कहा। विधायक ने हैरत जताते हुए कहा कि 7 करोड़ रुपए में बनने वाली झील पूरे पैसे खर्च होने के बाद भी जमीन पर चेक डैम से ज्यादा कुछ नहीं है। अब विभाग 5 करोड़ रुपए और मांग रहा है जिसको औचित्य नहीं है। ये है कि पैसा इतना लगा है तो क्यों लगा, काम क्यों नहीं हुआ। जिलाधिकारी को भी कहा है कि आप मतलब तुरंत जो है इसको देखें। मैंने तब तक के लिए उसको कहा कि फिलहाल इसको रोको और आगे जो है जब तक इस आगे की वित्तीय स्वीकृति मिलती है इसमें पहले जांच होनी चाहिए कि काम क्यों नहीं हुआ। नहीं, लवाली झील जो है वो करीब करीब निर्माण कार्य पूरा हो गया है, थोड़ा पोर्शन बाकी है। अधिकांश गेटों का भी कार्य लगभग पूरा हो चुका है और पुनरीक्षित योजना को शासन को भेजी गई है। पुनरीक्षित हमने 12 करोड़ की भेजी है। उत्तरकाशी के डूंडा ब्लॉक में धोंतरी रातल धार मोटर मार्ग पर एक स्कूटी गहरी खाई में गिर गई। हादसे में स्कूटी सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही राजस्व पुलिस और एसडीआरएफ टीमें पहुंची। दुर्घटना में मारे गए 3 युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे में मारे गए 3 ही युवक टिहरी जिले के मुखेम पोखरियाल गांव के बताए जा रहे हैं। उधम सिंह नगर में पुलिस ने यूपी से तस्करी कर लाए जा रहे 45 दुर्लभ प्रजाति के जिंदा कछुओं के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ वन्यजीव जंतु संरक्षण अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया, उनको जेल भेज दिया है। एसपी सिटी ने बताया कि यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन पुलिस को देखकर बाइक सवार युवकों ने बाइक मोड़कर यूपी की तरफ भगाई, जिसके बाद पुलिस टीम ने पीछा किया और दोनों को पकड़ लिया। बाद में बाइक में रखे बोरे की तलाशी ली गई तो उसमें जिंदा कछुए बरामद हुए। इसमें इंडियन फ्लैप शेल टर्टल प्रजाति के, जो कि एक प्रतिबंधित प्रजाति है, इसके कुछ टर्टल्स पकड़े गए हैं और इनके साथ 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक मंतोष है और एक ज्योतिष है। इन दोनों के द्वारा इनको रामगंगा से इनको पकड़ा गया कांटा डाल के। अपहरण और रेप के मामले में फरार आरोपी को भीमताल से गिरफ्तार किया गया। 10,000 के इनामी करण भारती को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया और खटीमा लेकर पहुंची। खटीमा में आरोपी पर कई केसेस दर्ज हैं। चारधाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है और पहले 1.5 महीने में ही करीब 23 लाख लोग चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। राज्य में अब तक 22,78,000 श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की है, जिनमें से बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं 7,61,000 श्रद्धालुओं ने। केदारनाथ धाम पहुंचे 7,50,000 श्रद्धालु।
गंगोत्री में 3,84,000 तो यमुनोत्री में 2,94,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। साथ ही सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब पहुंचे 88,000 श्रद्धालु। – 2013 की प्राकृतिक आपदा के बाद धीरे धीरे हेमकुंड साहिब की यात्रा में भी इस साल इजाफा होने लगा। लगभग 4 सालों तक हेमकुंड साहिब की यात्रा काफी धीमी रही। 2 साल कोरोना से हेमकुंड साहिब की यात्रा में तीर्थयात्री नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस बार अलग रौनक है। एक माह पहले शुरू हुई हेमकुंड साहिब यात्रा में अब तक 1,10,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुले थे। तब से लेकर हेमकुंड साहिब मार्ग पर रौनक छाई हुई है और यात्रा चरम पर है। लेकिन इस साल जो सभी रिकॉर्ड हैं जो पिछले वो यात्रियों ने तोड़ दिए हैं और बिना किसी डर भय से यात्री श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने आ रहा है। 22 मई से यात्रा शुरू हुई थी श्री हेमकुंड साहिब की और अब तक 1,10,000 के करीब यात्री श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन द्वारा स्नान करके जा चुके हैं। हेमकुंड साहिब आने वाले तीर्थयात्रियों में इस बार खौफ का माहौल भी नहीं है। हर कोई हेमकुंड साहिब आना चाहता है और पवित्र गुरुद्वारे में मत्था टेकना चाहता है। साथ ही सभी लोगों को हेमकुंड साहिब आने की अपील भी श्रद्धालु कर रहे हैं। मैं कल ही हेमकुंड साहिब के दर्शन करके आया हूँ। मेरे को ये कहना चाहूँगा ऊपर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, खुला मौसम है, ठंड अच्छी है। अपने बच्चों को लेके आओ, अपने परिवार को लेके आओ। सारी संगत के मैं निवेदन करता हूँ, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जहां चारों धाम में 21 लाख तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं, तो वहीं हेमकुंड साहिब में भी 1 लाख श्रद्धालु 1 माह के भीतर पहुंच चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐसे में इस बार चारों धाम सहित हेमकुंड साहिब में भी यात्रा का रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जोशीमठ से नितिन सिमवाल की रिपोर्ट। पहाड़ों में मौसम बदलते ही सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब में बर्फबारी से चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। हेमकुंड साहिब में अचानक तापमान में गिरावट आते ही कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। हालांकि हेमकुंड साहिब में दोपहर के बाद श्रद्धालु वापस घांगरिया लौट जाते हैं, लेकिन सेवादारों को कड़ाके की ठंड के बीच दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ धाम में भी मौसम बदलते ही बारिश शुरू हो गई है। नीलकंठ पर्वत और नर नारायण पर्वत की चोटियों पर बर्फबारी होने से बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। टिहरी झील को पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र पर पहचान दिलाने के लिए टिहरी झील विकास परियोजना को केंद्र सरकार की स्वीकृति मिल गई है और अब 1,800 करोड़ रुपए से टिहरी झील मेगा प्रोजेक्ट के तहत काम किया जाएगा। ये पूरा प्लान है क्या, इस रिपोर्ट में समझिए। टिहरी झील को एक नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किए जाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही हैं, जिससे टिहरी झील को विश्व मानचित्र पर एक अलग पहचान मिल सके। लिहाजा केंद्र सरकार ने टिहरी झील डेवलपमेंट के लिए 1800 करोड़ की स्वीकृति के बाद एडीबी और ब्रिस बैंक की टीम ने अब टिहरी झील का दौरा कर टिहरी झील डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग बनाई है और टिहरी झील के साथ ही आसपास के क्षेत्र को भी पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाएगा, जिसके तहत टिहरी झील में नए बोटिंग पॉइंट, रिंग रोड, होम स्टे, योगा पार्क के साथ म्यूजियम और एडवेंचर पार्क के साथ कई दूसरे पर्यटन एक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। टिहरी के समग्र विकास हेतु जो विभिन्न विकास बैंक है उनसे फंडिंग हेतु, तो अभी इसमें काफ़ी सारे कार्य प्रस्तावित हैं, जिससे टिहरी का एक काफ़ी नियोजित डेवलपमेंट हो सके। इन दिनों टिहरी झील में बोटिंग से लेकर स्पीड बोट और दूसरे वाटर एडवेंचर एक्टिविटीज चल रही हैं। वहीं टिहरी झील और आसपास के क्षेत्र के डेवलपमेंट से जहां टिहरी झील घूमने आने वाले पर्यटक सिर्फ बोटिंग तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि नई एक्टिविटी करने को भी मिलेगी और पर्यटक टिहरी में रुकना भी पसंद करेंगे, जिससे पर्यटन बढ़ने के साथ ही स्थानीय लोगों को भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। जो पर्यटन है वो रुकेगा। यहाँ लोगों के आसपास रिंग रोड बन रही है और होम स्टे बन रहे हैं, उससे
बेरोजगारी भी थोड़ा कम होगी, क्योंकि रोजगार सबको मिलेगा थोड़ा बहुत। टिहरी का डेस्टिनेशन जो है वो सिर्फ एक वाटर स्पोर्ट्स तक लेवल का नहीं है, वो एक बहुत ऊंचे लेवल की झील आज की डेट में बन चुकी है, जहाँ पे एरो एडवेंचर और बड़े बड़े जैसे बार्ज, बड़े बड़े हमारे हाउस बोट, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए, ताकि जो टिहरी झील घूमने बोटिंग के लिए आता है उसे कई और सारी चीज़ें मिले। टिहरी झील में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और अब उन्हें तराशने के लिए राज्य और केंद्र सरकार एक प्लानिंग के तहत काम कर रही है, जिससे टिहरी झील को पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी और दूसरे बड़े टूरिस्ट प्लेसेस के जैसे एक्टिविटी और फैसिलिटी मिलेंगी, जिससे टिहरी और आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी रोजगार से जोड़ा जा सकेगा। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट।